अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, DGISI की तैनाती का नोटिफिकेशन बिल आखिर आ चुका है। इसमें ताख़ीर क्यों हुई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन कम से कम 15-20 दिन की इस डेलिब्रेशन के बाद बिल आखिर ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगाज़ में कहा गया कि ये एक तकनीकी मसला है, इसको तकनीकी तौर पे हल किया जाएगा। आखिरकार वो नोटिफिकेशन आ गया। 6 अक्टूबर से इसका इंतजार किया जा रहा था। नाज़रीन, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद 19 नवंबर तक DGISI के ओहदे पर बरकरार रहेंगे और 20 नवंबर को लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम चार्ज संभालेंगे। वज़ीर आज़म के दफ्तर से बयान भी जारी किया गया कि वज़ारत दिफा की जानिब से नामों की फहरिस्त भिजवाई गई। APP की खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म ने फहरिस्त में शामिल तमाम अफराद के इंटरव्यू किए। फिर हतमी मुशावरत के बाद लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम के नाम की मंजूरी दी गई। वो जो अफवाहों का एक तूफान खड़ा किया गया था, वो दम तोड़ गया। पाकिस्तान की अजीम अफवाज और पाकिस्तान के मुंतखब हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान सब एक पेज पे हैं, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी हो चुका है। ये वो तैनाती है जो बहुत देर तक बहुत ही ज्यादा अभाम का शिकार रही, क्योंकि जिस तैनाती का आज नोटिफिकेशन जारी किया गया, इस तैनाती का ऐलान पाक फौज की जानिब से 6 अक्टूबर को ही कर दिया गया था और फिर 20 रोज से तमाम मुतल्लिका हल्के इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से इसका बाज़ाब्ता ऐलान भी किया जाए। नोटिफिकेशन के अजरा में ताखीर पर बहुत सी कयास आराइयों ने भी जन्म लिया। बार बार ये ऐलानात भी किए गए कि मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है, नई तकर्री का अमल शुरू हो चुका। डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है। ये बहस भी हुई कि ISI सरबराह की तकर्री वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक है, क्योंकि ISI एक वफाकी इदारा है और वज़ारत दिफा के मातहत काम करता है। तरीक़ा कार के मुताबिक फौज का सरबराह वज़ीर आज़म को 3 नाम भिजवाता है और वज़ीर आज़म इनमें से एक नाम की मंजूरी देते हैं। ISPR की जानिब से ऐलान के बावजूद हुकूमत का यही मौक़िफ़ रहा कि जो तरीक़ा कार मौजूद है वो इख्तियार करने के बाद ही हतमी नोटिफिकेशन जारी किया। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। वज़ीर आज़म की जानिब से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया गया कि अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ही मजीद कुछ अरसे के लिए DGISI रहे। मेरी ख्वाहिश थी कि जो अफ़गानिस्तान का इशू है, और ज़ाहिर आप उसके डायरेक्ट मुतासरीन में से हैं और हमारा एक बहुत बड़ा रोल है उस सारे प्रोसेस में, तो जनरल बाजवा भी कुछ माह गुजार जाते हैं, जनरल फैज़ को भी कुछ माह रहने देते। हाँ, जनरल फैज़ वहाँ कुछ माह रह जाते और ताकि इस सारी सिचुएशन में आप जानते हैं कि उन्होंने जब तक अफगान इशू सेटल नहीं हो जाता तो 4-6 माह तक उनकी तब्दीली ना होती। ये बात उन्होंने कही मीटिंग। ये बयान देने पर तहरीक इंसाफ की जानिब से आमिर डोगर से वजाहत भी तलब की गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि इस तैनाती पर वज़ीर आज़म सियासी तौर पर सोच रहे थे, जबकि फौज अपना तरीका कार। ये मसले होते हैं, प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज़ थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार किया। फिर शेख रशीद ने 16 अक्टूबर को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि जुम्मे तक तमाम मामला तय कर लिए जाएंगे। 18 अक्टूबर को वज़ीर इत्तलात ने भी कहा कि मामला तो हल कर लिया गया है। सारे मामला हल हो चुके हैं। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की मुलाकातें होती रहती और ये सारे मामला तय हो चुके हैं। उनमें कोई ऐसा इशू नहीं है। और आज वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को ISI का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। BBC के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम फौज में एक सख्त गिर और खामोश तबाह अफसर के तौर पर मशहूर रहे हैं। उन्होंने बतौर ब्रिगेडियर फौजी ऑपरेशंस के दौरान कबायली इलाकों में ब्रिगेड कमांड की और कराची कोर में चीफ ऑफ स्टाफ भी तैनात रह चुके हैं। मजीद बात करेंगे इसी हमारे से नाज़रीन। सर मोहम्मद मालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद साहब, मालिक साहब बहुत शुक्रिया। सर मालिक साहब, ये बताइएगा कि ये जो ताखीर है और ताखीर के जो बीच का मरहला है, मतलब जो पहला नोटिफिकेशन आता है ISPR का और उसके बाद जो ये जो अब नोटिफिकेशन आया है, ये तमाम मामलात जिसके बारे में कहा गया कि ये तकनीकी मामलात हैं, कभी कहा गया अभाम है, क्या ये मामलात खुश उसलूबी से तय पाए हैं? ये जो नोटिफिकेशन अब जारी हुआ है, इसमें कहीं बैड नोट तो शामिल नहीं है किसी एक पार्टी की जानिब से? आपकी खबर क्या कहती? अली, देखें, मेरा ख्याल है एक चीज़ होती है एतमाद,
ट्रस्ट या 100% होता है या नहीं होता। एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप था बड़ा, 3 साल तक हमें बहुत ज़ोरों शोर से सुनाया गया, प्राइम मिनिस्टर भी बार बार कहते थे कि ऐसे ताल्लुकात कभी नहीं थे। अगर ये इतना छोटा मामला होता या बिल्कुल एक प्रोसीजर लैप्स जिसका शुरू इन्होंने कहा कि जी वो एक टेक्निकलिटी है, तब भी बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाती। 1-2 मीटिंग्स की, एक मीटिंग की मार थी। फिर कहा गया इबाम है, इबाम क्लियर होने में 20 दिन तो नहीं चाहिए। सो ये जो सारा हुआ है और दोनों साइड्स की एक अपमैनशिप हुई है, चाहे आप इसको ईगो कह लें या गलत एडवाइस कह लें, लेकिन बहरहाल फ़र्क तो पड़ा है। और आज जब आप देखते हैं प्रेस रिलीज वगैरह और सारा आप देखिए तो नज़र आता है कि जो पीएम हाउस है उन्होंने बड़ा इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि देखें जी जो प्राइम मिनिस्टर चाहते थे वही हुआ। उन्होंने 3 मेंबर का पैनल मांगा, उन्होंने फिर इंटरव्यू किया, उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कौन होगा। हम ये सारे प्रोग्राम्स में सबका एनालिसिस ये होता था कि जी अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर ने इन्हीं को करना है, नदीम अंजुम को। अब अगर इनको ही करना था तो फिर इतनी कंट्रोवर्सी बनाने की क्या ज़रूरत थी। एक स्टैंड ऑफ हो गया हुआ था जिसमें फ़ौज के लिए भी नामुमकिन था बैक ऑफ करना। अब अगर उस अपॉइंटमेंट के अनाउंसमेंट के बाद बैक ऑफ करते तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर आर्मी चीफ को अपने ओहदे पे बरकरार रह सकते थे, बिकॉज बड़ा उस पर रिएक्शन आना था। आपको याद है एक ट्वीट रिजेक्टेड वाला वापस किया था फौज ने, बिल्कुल, जब नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और वो DGISPR का आ गया था, तो वो डॉन केस के अंदर उस पर इतना ज़्यादा रिएक्शन आया था कि जी पब्लिकली ये हुआ है और जनाब इंस्टीट्यूशनल ह्यूमिलेशन होगी, फलान हो गया। अभी तो उसमें इतनी बड़ी बात नहीं थी, यहाँ तो इट वॉज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इशू। फिर जो सिटिंग DGI हैं आए जनरल फैज़, उनके गिर्द उनकी अपनी कंट्रोवर्सीज़ हैं, सही या गलत ये तो वक्त बताएगा, हिस्ट्री बताएगी। लेकिन अपोजिशन ने जिस तरह उनका नाम लेके, जिस तरह पेंट करके उनको बनाया और सारा कुछ बन गया हुआ, इट वॉज अनफॉर्चुनेट कि वो तो जा रहे थे, आने वाला भी कंट्रोवर्शियल हो गया बंदा। सो ये चीज़ें इतनी सिंपल नहीं है कि जी एक न्यू नॉर्मल तो सेट हो सकता है, लेकिन अगर आप कहें कि जी ये प्री 6 अक्टूबर नॉर्म जो सा पुराना नॉर्मल था, मेरा ख्याल वो नहीं होगा। और आपने ये भी देखा है, आज मैंने प्रोग्राम में आए हुए थे काबिल आगा साहब, मैंने आगाज में कहा था मालिक साहब कि क्या इसके बाद वो जो एक पेज पर हैं ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो जैसे कहा जाता है ना कि वो मूवीज में हैप्पीली एवर आफ्टर, तो क्या ये हैप्पीली एवर आफ्टर रिलेशन रहेगा या कहीं ना कहीं खलीज आ चुकी है, एक बदअतमादी की फिजा पैदा हो चुकी है? आपका जवाब आपके सवाल में है, सिर्फ मूवीज में ही हैप्पीली एवर आफ्टर होता है। और आई थिंक ऑपोजिशन ऑल्सो स्मेल्स ब्लड। और इसका एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जो आज तक ऑपोजिशन का कोई भी एलिमेंट ऑप्शन 2 नहीं बन सका, बिकॉज यहाँ पर रिलेशनशिप बड़ी स्ट्रॉन्ग थी, तो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 डेवलप होने की राह हमवार हो गई है। मैं ये नहीं कहता कि जी कोई इतना फटा हो जाएगा कि जी फ़ौज और इमरान खान के दरमियान में कोई बड़ी रिफ्ट्स आ गई जिस तरह मियाँ साहब की और उनके दरमियान में आ गई थी, लेकिन वो कुर्बत डेफिनेटली वो नहीं रहेगी। और अगर अपोजिशन को ज़रा सी भी गैप मिल जाता है तो वही उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। अभी तक आप ये देखिए, जो मर्जी पे तकरीरें होती हैं रहे, वोट को इज्जत दो, ये करो वो करो, बिहाइंड द सीन्स बातचीत चलाती रही है अपोजिशन, शरीफ फैमिली भी चलाती रही है उनको, लेकिन वो एक फ्लैट दीवार थी, इस पर पाँव नहीं फंस रहा था। अब पहली बार उस दीवार में पाँव फंसाने की जगह तो नज़र आती है, फंसे या ना फंसे दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन रियलिटी, मैं आपको बात कह रहा था, मेरे आज ही प्रोग्राम में आए थे ये कामिल अली आगा साहब, उस वक्त अनाउंसमेंट नहीं हुई थी। अच्छा, तो उससे पहले मैंने उनका सेगमेंट रिकॉर्ड किया, वो सुनने वाला है। उन्होंने उसमें कहा कि जी हम, मैंने कहा आप अगर रियासत, और वो रियासत को बार बार फौज इदारों से इक्वेट कर रहे थे, मैंने कहा अगर आपके और अगर इमरान खान और रियासत के दरमियान में आपको चूज़ करना पड़ा तो आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी हम बड़े क्लियर हैं, हम तो रियासत के साथ हैं और हम बिल्कुल उधर जाएंगे। अच्छा। हम कभी इंस्टीट्यूशन को नीचे नहीं होने देंगे। ये इतने कैटेगोरिकल अल्फाज में उनके की एलाए हैं। इनके लीडर जो से हैं वो स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के, ये बड़ा एक क्रिटिकल रोल प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ तक MQM को भी अचानक महंगाई का बहुत दुख लग गया। MQM क्या चुकी? बिल्कुल 48 घंटे में बड़ा सो बहुत कुछ ऐसी है सर। बलूचिस्तान उन्होंने सबने रेड फ्लैग्स दिखा दिए हैं बाली साहब, उन्होंने रेड फ्लैग्स दिखा दिए, किसी वक्त भी वो रेड फ्लैग्स को जो है वो रेड
सिग्नल में क्रॉस कर सकते हैं। अच्छा सर, अब मैं अगला सवाल तो आप ये देखें ना, अगर इतने रिप्रिकॉशन से अगर खान साहब ने आप मुकम्मल कीजिए, अगर खान साहब ने एक और एंगल दिखाया तो उनके ट्रस्टेड लोगों ने भी उनको दूसरी चीज दिखा दी, तो फिर ट्रस्ट तो वो ना रहा ना जो हम आज तक सुनते रहे हैं। अच्छा, तो मालिक साहब जब इतने रिप्रिकॉशंस थे, ये कॉन्सिक्वेंसेस आने थे और बड़ा ऑब्वियस से, मतलब आप इसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ ज़हीन लोग वहां भी बैठे होंगे गवर्नमेंट में, वो भी देख रहे होंगे उसको, तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का मकसद क्या था? गवर्नमेंट ने हासिल क्या किया ये सब कुछ करके? जो पीएम हाउस है ना अली, ये हमने अब 6वां 7वां अपनी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, 4था 5वां, वहाँ एक सेंस ऑफ इनविंसिबिलिटी आ जाती है। आपको याद है, आप तो यंग आदमी हैं, जब नवाज शरीफ साहब की मुझे याद है गवर्नमेंट आज जाहिर हो रही थी तो उन्होंने जहांगीर करामत को फारिग किया, फिर पता लगा कि जी डिफरेंसेस शुरू हो गए हैं उनके जनरल मुशर्रफ के साथ। अखबारात ने लिखना शुरू किया कि जी अब अगर इन्होंने इस आर्मी चीफ को निकालने की कोशिश की तो बड़ा इंस्टीट्यूशन का ना रिटेलिएशन आएगा और ब्लो बैक आएगा। सारा पाकिस्तान और तरीके से सोचता था, लगता था नवाज शरीफ वाहिद आदमी है जिनको समझ नहीं आ रही, वो वीज़ा बैठे हुए थे। फिर हमने वो देखा, वही उन्होंने किया, वही उसकी रेट्रीब्यूशन आई, वही उसके नतीजे निकले जो सारे लोग हाँ पर हम बाहर बैठ के देख रहे थे। ये पीएम हाउस के अंदर हर चीज़ को रैशनलाइज ना किया करें, कई चीज़ों में एडवाइस आ जाती है गलत, कई चीज़ों में ईगोज इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं पे आपका स्टाइल ऑफ डीलिंग विद थिंग्स आता है। मैं तो अब कई चीज़ों को रैशनलाइज करने की कोशिश करता, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर हैं, हिस्टोरिकली प्रूवन है। अगर फ़ौज का रोल या सपोर्ट इतना क्रिटिकल ना होती तो वज़ीर आज़म ख़ुद बार बार हमें क्यों कहते रहे हैं कि देखें हम तो एक पेश में हैं, मुझे तो इतनी सपोर्ट जितनी मेरी गवर्नमेंट को है किसी को नहीं थी। वो समझते तो है ना इस रियलिटी को, उसके बाद जाके फिर ये चीज़ होनी, ये तो वक्त ही बताएगा। मेरी तो समझ से बाहर है कि इस सारी चीज़ पे इतनी कॉम्प्लिकेटेड हुई क्यों। ये भी सारे कहते थे कि वज़ीर आज़म इन्हीं को करेंगे, बिकॉज अगर इनको ये नहीं करते जनरल नदीम को, एक बहुत बड़ा, इससे भी बड़ा क्राइसिस जन्म लेता। सो वी डोंट नो कि ये इस तरह कॉम्प्लिकेट क्यों किया गया। अच्छा सर, एक बड़ी एक यूं कह लें कि अनअनाउंस्ड सपोर्ट थी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इमरान खान साहब को, अनअनाउंस्ड मैं कहूंगा उसको, और रहनी भी चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन सर उसको ऑपोजिशन और रंग देती थी। क्या अब वो सपोर्ट रहेगी? क्योंकि कई दफा कहा जाता था जनाब कि अगर ताकतवर हल्के इमरान खान साहब के साथ ना हो तो ये 4 दिन नहीं चल सकते। ऑपोजिशन ये दावा करती थी हम हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो जाएंगे अगर ताकतवर हल्के साथ ना हो। तो क्या अब वो सपोर्ट साथ होगी जो पहले हुआ करती थी? नहीं, देखिए ऑपोजिशन को तो बहुत बड़ा एक रिलीफ, एक अभी बीच में ब्रीदर आया। आप ये देखिए कि यही ऑपोजिशन थे, ये मियाँ साहब थे, रादर मरीम नवाज थी, इन्होंने नाम लेके इस मौजूदा फौजी क़यादत पे क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लाए। इन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज़, जनरल इरफान, इन्होंने इलेक्शन चोरी किया, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, इन्होंने हमारी गवर्नमेंट गिरा दी, सब कुछ। ये तो सोच भी नहीं सकते थे कि इनके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर कहीं पे पैदा हो सकता है या ये कहीं पे एज एन ऑप्शन सोचे भी जा सकते हैं। ये तो एक सेल्फ क्रिएटेड क्राइसिस था गवर्नमेंट का। मेरा ख्याल है इसको इमरान खान साहब की गवर्नमेंट बड़े बेहतर तरीके से इस तमाम मामला को हैंडल कर सकती थी। और अगर कहीं इमरान खान को ये महसूस भी हुआ था प्राइम मिनिस्टर को कि शायद उनकी अथॉरिटी अंडरमाइन हुई है, हो सकता है उन्होंने एग्री किया हो, ज़बानी एग्री किया हो जनरल नदीम पे, लेकिन एक्सपेक्ट कर रहे हों कि प्रोसेस होगा और प्राइम मिनिस्टर हाउस अनाउंस करेगा, लेकिन ISPR ने पहले कर दिया। ये कुछ चीज़ें हो जाती हैं, ह्यूमन एरर हो जाता है। बट आई थिंक इसका ईजी वे था हैंडल करना। आई थिंक एक प्रॉब्लम को क्राइसिस में गवर्नमेंट ने खुद बनाया और ये क्राइसिस था, ये से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपकी स्टॉक मार्केट गिर गई, एक हफ्ता स्टॉक मार्केट में ब्लड बात हुआ, 900 पॉइंट गिर रही है, 700 पॉइंट गिर रही है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो गया। कोई हवा में तो नहीं होता, पूरा मुल्क इसमें इसके अंदर आया हुआ था। सो आई थिंक ये 20 दिन जो इस क्राइसिस को उन्होंने प्रोलॉन्ग किया है, इसका कोई जवाब नहीं है। दिस कुड अगर ये हुआ भी था, एक प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को क्राइसिस गवर्नमेंट ने खुद बनाया। फिर हर एक क्राइसिस के फिर कुछ रेमिफिकेशंस होते हैं, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हर चीज़ बैक टू नॉर्मल हमेशा के लिए वापस नहीं जाती। जैसे मैंने शुरू में कहा था, ट्रस्ट में अगर एक बारी आ जाए दरार तो फिर वो जाती नहीं है।
ठीक है मालिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। यहाँ पर एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आपको ये भी बताएंगे कि तहरीक लब्बैक, कालअदम तहरीक लब्बैक का धरना दोबारा शुरू होने जा रहा है, मार्च दोबारा शुरू होने जा रहा है, वहां से आपको लाइव अपडेट भी देंगे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, मामलात एक बार फिर बंद गली की जानिब दिखाई दे रहे हैं। मुज़ाकरात के सभी दौर बेनतीजा साबित हो रहे हैं। हुकूमत और कालअदम तहरीक लब्बैक में डेडलॉक पैदा हो चुका है। हुकूमत ने फ्रांसीसी सफीर को बेदखल करने से इनकार कर दिया है। हुकूमत कहती है फ्रांसीसी सफीर को निकाला तो बैनुल-अक़वामी दबाव आ जाएगा, पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल पैदा हो जाएंगे। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन मजबूरियों का बताया जिनकी वजह से फ्रांसीसी सफारतकार को निकालना मुमकिन नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने कालअदम तंजीम के एहतजाजी कारकुनों से यह मुतालबा भी किया कि वो बंद रास्ते खोल। उनका जो टॉप डिमांड है कि फ्रेंच एम्बेसडर और फ्रेंच एम्बेसी का यहाँ से, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर फोर्स हैं इस्लाम की। हमारे ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए दुनिया में साजिशें हो रही हैं। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने है। फ्रांस जो है वो यूरोप को लीड कर रहा है और सारे यूरोपीय ममालिक जो हैं वो फ्रांस के साथ खड़े हैं और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि वो दोनों तरफ सड़क को अपने वादे के मुताबिक खाली कर देंगे। कालअदम तहरीक के दो बुनियादी मुतालबे थे। फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने के मुआहदे पर अमल किया जाए और कालअदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी को रिहा किया जाए। इन मुतालबात को मनवाने के लिए कालअदम तहरीक ने जुम्मे के रोज से लॉन्ग मार्च शुरू किया। हुकूमत ने कालअदम तंजीम से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाई। गुज़िश्ता रोज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा था कि हुकूमत कालअदम तंजीम से जो वादे कर चुकी है इन पर पहरा देगी। ये मेरी ख्वाहिश है कि TLP से हमारे मामलात जो हमने तय किए हैं उसी तरह तय हो जाएं। जो हमारी कमिटमेंट है उस पर हम पहरा देंगे। अगर किसी जगह खराबी पैदा हो सकती है तो हो जाती है, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। इसी साल अप्रैल में कालअदम तहरीक लब्बैक के मुतालबे पर कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की गई थी जिसमें कहा गया था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क से निकालने के मसले पर बहस की जाए। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान तवील मुज़ाकरात के बाद ये बात तय पा गई है कि हम आज कौमी असम्बली में फ्रांसीसी सफीर की मुल्क बदरी की करारदाद पेश करेंगे और तहरीक लब्बैक सारे मुल्क से, जिसमें के खास तौर पर मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन से भी धरने को खत्म किया जाएगा। लेकिन अब वजीर दाखिला कहते हैं कि फ्रांसीसी सफीर की बेदाखिली का मामला पार्लियामेंट में लेकर गए तो अपोजिशन इसकी हिमायत नहीं करेगी। अगर हम क्या पार्लियामेंट में भी लेके जाएंगे, ज़ाहिर है अपोजिशन उसमें नहीं आएगी। जब अपोजिशन उसमें नहीं आएगी तो फिर मसला पैदा हो जाएगा और इसलिए हम उनसे दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस पर वो नजरसानी करें। कालअदम तहरीक लब्बैक की शिकायत है कि हुकूमत इसके साथ मुज़ाकरात पे संजीदा नहीं है। मरकजी रोयत हलाल कमेटी के साबिक चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पीर पगारा और उलमा व मशाइख ने एलामिया जारी किया है जिसमें शेख रशीद और नूरुल हक कादरी को बरतरफ करने का मुतालबा किया गया। एलामिया में मुतालबा किया गया है कि तमाम झूठी FIRs वापस ली जाएं। कालअदम तहरीक की पूरी क़यादत को गैर मशरूत तौर पर रिहा करके उनके कारकुनों के सामने पेश किया। जिन वफाकी वज़रा, सूबाई वजीर और गवर्नर पंजाब ने एक से जायद बार तहरीरी मुआहदे करके उनसे इनहिराफ किया, ये सरासर मुनाफिकत है। जब वजीर मजहबी उमूर और वजीर दाखिला दस्तखत करने के बावजूद उससे मुनहरिफ हो जाएं और फिर जाएं तो इनके कौलो करार का कतन कोई एतबार नहीं है। हुकूमत ने यह मुआहदा भी किया था कि कालअदम तहरीक के जिन अफराद के नाम 4th शेड्यूल में डाले गए हैं वो निकाल दिए जाएंगे। ताहम कालअदम तहरीक के मुताबिक 700 कारकुनों के नाम अब भी 4th शेड्यूल में शामिल हैं। गिरफ्तार किए गए 320 कारकुन रिहा तो कर दिए गए हैं लेकिन अभी इन पर मुकदमात वापस नहीं लिए गए। कालअदम तहरीक लब्बैक के कारकुन इस वक्त GT रोड पर साधुकी के मकाम पर मौजूद है और तहरीक की जानिब से हुकूमत को मंगल की शाम तक मामलात हल करने की डेडलाइन दी गई थी। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जानेंगे समा के नुमाइंदे इमरान शफकत से। इमरान, ये अब उनका अगला लाहे अमल क्या है? क्या वो यहाँ से अब कुछ देर में चल पड़ेंगे और जो रास्ते बंद हैं जिसे खंदकें खोदी गई हैं उनको अबूर किस तरह किया जाएगा? अगला प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? जो मुज़ाकरात चल रहे थे उनका क्या बना? जी बिल्कुल, ये जो तहरीक लब्बैक कालअदम तहरीक है इसका जो नमूसे रिसालत मार्च था ये जुमे के रोज शुरू हुआ तो सुबह फजर के वक्त दोबारा ये बत्ती चौक से आज़ादी चौक से रवाना हुआ
तो वहां से होता हुआ फिर मरीद के पहुंचा, मरीद के पड़ाव किया। तो उस वक्त मुज़ाकरात का एक सिलसिला चला हुकूमत के साथ। हुकूमत की जानिब से शेख रशीद, पीर नूरुल हक कादरी, उन्होंने मुज़ाकरात किए हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी से और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जो शूरा थी उनके साथ। वो मुज़ाकरात के बाद तकरीबन 2 रोज़ का टाइम लिया गया कि 2 रोज़ के अंदर जो आपके मुतालबात हैं उस पर नज़रसानी की जाएगी, उसको पूरा करने की कोशिश की जाएगी। तो 2 रोज़ का टाइम दे दिया जाए मंगल की शाम तक का। तो उस वक्त ये जो मार्च था ये मुरीद के पहुंच चुका था। मुरीद के पहुंचने पर मार्च ने वहां पर पड़ाव किया और हुकूमत की जानिब से जो टाइम दिया गया था उसका वेट करने लगे कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे या जो भी उनके मुतालबात थे वो पूरे होंगे, उसके बाद देखा जाएगा। आज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनके सारे मुतालबात मान लिए गए हैं, जबकि तहरीक लब्बैक की जानिब से जो वादा किया गया था कि वो रोड्स हैं वो ओपन कर देंगे, उनको ओपन नहीं किया गया। इस पर तहरीक लब्बैक की जो मरकजी शूरा उसकी जानिब से रद्द अमल आया। मुफ्ती वजीर का वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने अपना वादा उसी दिन पूरा कर दिया था, जो मुरीद के से जीटी रोड है वो सारा ओपन कर दिया गया था। आगे हुकूमत की जानिब से जो अपनी रुकावटें खड़ी की गई थी उनको दूर नहीं किया गया। हुकूमत की अपनी रुकावटें और खास तौर पर जो खंदक खोदी गई थी वो भी अभी तक वैसे ही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हमारे साथ जो वादा किया था जो मुज़ाकरात के दौरान कि वो हमारी मरकजी क़यादत को रिहा करेंगे, हमारे अमीर को रिहा किया जाएगा, हमारे अमीर यहाँ पर आएंगे, मुरीद के में यहाँ पे ऐलान करेंगे। अगला लाएअमल क्या है? अब जिस तरह एक हैंड आउट जो है वो सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया पे कि जनाब अब हम एहतजाज का बाकायदा ऐलान दोबारा कर देंगे, दोबारा से मार्च करेंगे, दोबारा कदम बढ़ाएंगे आगे, तो क्या उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? वो सिलसिला कब से शुरू होगा? इनका लाएअमल क्या है आगे का? जी बिल्कुल, तहरीक लब्बैक ने नमूसे रिसालत मार्च के हवाले से अपने जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में जो उनके कारकुन है, जो उनके शूरा के ओहदेदारान है, खासतौर पर कराची में, उन्होंने इस चीज़ की कॉल दे दी है कि सुबह के वक्त तमाम काफिले हैं वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, रवाना होंगे, मुरीद के से यहाँ से रवाना होंगे। आगे जो कंटेनर जो रुकावटें खड़ी की गई उन्होंने उसके लिए भी उनके पास क्रेन है, दूसरी मशीनरी है, इसके साथ साथ उन्होंने जो औजार हैं खासतौर पर खंदक को बंद करने के लिए तो वो भी अपने साथ रख लिए। बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि हमारे साथ जो वादा किया गया था उसको पूरा नहीं किया। और इमरान, जो 8 बजे शेख रशीद साहब के साथ मुज़ाकरात होने थे उनका क्या बना? और उनने कोई ऑफर की गई थी दोबारा? जी बिल्कुल, जो शेख रशीद साहब ने टाइम लिया था वो मुज़ाकरात अभी ऑन गोइंग है, उनके साथ मामला चल रहे हैं, क्योंकि ये मामला शेख रशीद साहब ने पहले कह दिया कि इन्होंने हमारा मुतालबा नहीं माना, जबकि तहरीक लब्बैक पहले कह रहे हैं कि हमसे जो वादा किया गया हमारे कायद अमीर आएंगे हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी, लेकिन वो यहाँ अभी तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब उनकी जानिब से ये मौक़िफ़ है कि हमारे मुतालबा पूरे नहीं हुए, और जबकि दूसरी जानिब पुलिस की जो इंतज़ामिया है उसको भी मुतहर्रिक किया गया। तो इस सारे सिलसिले को सिनेरियो को मद्देनजर रखते हुए तहरीक लब्बैक की जानिब से बाकायदा तौर पर इसका अनाउंस कर दिया गया कि वो कल सुबह मार्च के लिए रवाना होंगे। जो अभी तक मुज़ाकरात का दौर है वो तकरीबन ज़राए के मुताबिक चल रहा है, अभी तक हतमी फैसला नहीं है। तकरीबन रात 12 बजे तक का अभी तक भी टाइम है, डेडलाइन है कि 12 बजे के बाद भी कोई अहम फैसला सामने आ सकता है। जी, मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद इस कॉल को वापस लिए जाने के चांसेस भी होंगे? जी बिल्कुल, उनका जो सबसे बड़ा मुतालबा था कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए, उस पर थोड़ी सी लचक है वो तो क़यादत की जानिब से दिखाई गई। खास तौर पर जो शूरा थी उनकी जानिब से एक जो अहम मुतालबा था वो रखा गया था कि हाफ़िज़ साद हुसैन को रिहा किया जाए, हाफ़िज़ साद हुसैन यहाँ पर आए, वो जिस तरह का अनाउंस करेंगे जो उनका होंगे वो उसके बाद अपना यहाँ से अगर वो कहते हैं कि यहाँ से धरना खत्म करते हैं और हुकूमत करारदाद लेके आती है, दोबारा उसको पार्लियामेंट में बहस करती है उस पर, तो वो अपना धरना खत्म कर देंगे। ये तो वो पहले भी कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि अगर हुकूमत ये करती है हमारे अमीर को रिहा। बताइएगा कि इस वक्त जो मुरीदके में ठहरे हुए लोग हैं उनकी तादाद एक अंदाजन कितनी होगी, और क्या इनके पास क्या लोग वापस भी गए हैं? क्योंकि काफी देर से लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, कई दिनों से बैठे हुए हैं। राशन है इनके पास, क्योंकि अब हल्की हल्की सर्दी भी पड़ती है रात को, तो कंबल लिहाफ भी है इनके पास, इंतजाम पूरा है क्या? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर एक आपको ये चीज़ में अहम बताऊं कि ये लोगों की जो तादाद है ये तकरीबन जब लाहौर से निकले थे उस वक्त तकरीबन 10 से 12 हज़ार के करीब इनकी स्ट्रेंथ थी, लेकिन जब ये मरीदके में पड़ाव किया उसके बाद इनकी तादाद है वो थोड़ी सी कम हुई, और ख़ास तौर पर मौसम की शिद्दत की वजह से भी, और फिर 2 दिन का वक्त लिया गया था, उस वजह से भी जो करीबी मुज़ाफ़ात के लोग थे वो तकरीबन वापस चले गए थे। अब ये यहाँ पर एक अहम बात है कि जहाँ जहाँ से ये लोग गुजरते हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर इनका पड़ाव होता है, वहाँ के लोग इनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ के लोग इनको
खाना देते हैं और इनको जो जरूरी अशिया हैं उनको वहां से प्रोवाइड की जा रही हैं, लोग इनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। जबकि दूसरी जानिब आज शेख रशीद की जानिब से एक अहम पॉइंट उठाया गया था कि लोगों को मुश्किलात का सामना, रोड्स बंद है। तो यहाँ पे एक और बात की, क्योंकि मैं 2 दिन से मुसलसल इस धरने के साथ रहा हूँ, इनके साथ मुरीद के गया हूँ, मैंने रात वहां पे स्टे भी किया, तो वहां पर मैंने ऐसी कोई चीज नहीं देखी। लोग पुरअमन थे, इनके लोग भी पुरअमन थे, मार्केट्स ओपन थी जहां पर ये लोग बैठे हुए हैं, अभी भी वहां पे मार्केट्स ओपन है जहां पे ये लोग बैठे हुए हैं। तो यहाँ वहां के जो मुकामी लोग हैं वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो इनकी हेल्प कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं इनको, दूसरी खास मौसम की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इनको लिहाफ दिए जा रहे हैं, इनको कपड़े दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान शफकत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन। गुज़िश्ता रोज कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डिफेंस में एंटी कार लिफ्टिंग सेल के पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाबहक नौजवान इंतजार अहमद के कत्ल केस का फैसला सुना दिया। फैसले में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने डिफेंस में एंटी कार लिफ्टिंग सेल पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाबहक नौजवान इंतजार अहमद के कत्ल केस में जुर्म साबित होने पर 2 पुलिस एहलकारों को सजाए मौत और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई। 5 मुल्जिमान पर 2-2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। अदालत ने एक पुलिस एहलकार गुलाम अब्बास को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। कराची में पुलिस मासूम लोगों को मौत की घाट उतार देती। अपने मकरूह जुराइम पर पर्दा डालने के लिए कराची पुलिस ऐसे वाकयात को पुलिस मुकाबलों का रुख देती है। जब चाहा जहां चाहा मासूम निहत्थे लोगों को अपनी मर्जी के मुताबिक मार दिया और जैसा चाहा उस तरह का वकुआ बना दिया। मीडिया को अपनी मर्जी के हकायक जारी किए, अपने ही काले करतूतों पर दाद भी समेटी। ऐसा ही कुछ 3 साल कबल जनवरी 2018 में कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में किया गया। इंतजार अहमद अपनी साथी मदिया क्यानी के हमरा जूस पीकर वापस आ रहा था। सादा लिबास में एहलकारों ने गाड़ी को रोकने का इशारा किया, गाड़ी रुकी। सादा लिबास में मौजूद एहलकारों ने छानबीन की, गाड़ी को जाने का इशारा किया। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ी तो सादा लिबास में मौजूद मुसल्लह अफराद ने गोलियां चला दी। नौजवान गर्दन में लगने वाली गोली की ताब न लाकर मौत की आगोश में चला गया। इस सारे वाकये के बाद पुलिस ने बयान जारी किया। एंटी कार लिफ्टिंग सेल के एहलकारों ने गाड़ी मशकूक समझकर इसे रुकने का इशारा किया और ना रुकने पर फायरिंग की गई, जिससे नौजवान हलाक हो गया। पुलिस की तहकीकात के मुताबिक जाए वकुआ से गोलियों के 16 खौल मिले, जबकि मकतूल की गाड़ी में एक लड़की मौजूद थी जो बाद में रिक्शे में चली गई। उस लड़की की शनाख्त बाद में मदिया क्यानी के नाम से हुई। कहानी यहीं खत्म हो जाती, मगर कहानी यहां से शुरू हुई। पुलिस मकतूल इंतजार अहमद को मशकूक साबित करने में कामयाब होने को ही थी कि इंतजार अहमद के वालिदैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीफ जस्टिस आर्मी चीफ से इंसाफ की अपील की। अपील करता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के कातिल बता दे, उनको सजाएं दे दें। का एक ही इकलौता बेटा था और कोई मेरे पास औलाद नहीं है मेरे खानदान में। मकतूल इंतजार के वालिदैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने वाकये का नोटिस लिया। यूं वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। पुलिस बाआसानी बच निकलती, मगर इंतजार अहमद के साथ मौजूद लड़की मदिया क्यानी और मौका पर मौजूद फुटेज ने भांडा फोड़ दिया। पुलिस 2 माह बाद वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने लाई। सीसीटीवी फुटेज ने सब कुछ आश्कार कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ जाहिर था कि सादा एहलकारों ने गाड़ी रोकी, गाड़ी को जाने का इशारा किया और गोलियां बरसा दी। जियो न्यूज के मुताबिक फायरिंग के वाकये में एसएसपी एंटी कार लिफ्टिंग सेल मुकद्दस हैदर के गनमैन बराह रास्त मुलव्विस थे। पुलिस ने अबूरी चालान में एसएसपी मुकद्दस हैदर को क्लीन चिट दे दी। मकतूल इंतजार के वालिद ने एसएसपी मुकद्दस हैदर को बेटे का कातिल करार था। इंतजार अहमद के साथ मौजूद लड़की मदिया क्यानी ने मकतूल इंतजार के वालिद के हमरा एक वीडियो बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने नौजवान के कत्ल को सोचा समझा मंसूबा करार देते हुए तफ्तीशी अमल पर सवालात उठा दिए। इतना बोलना चाहती हूँ कि इट वॉज प्लान्ड मर्डर। इंतजार ने मुझे ये काफ़ी दफ़ा बताया कि मेरी गाड़ी मार्क्ड है, फॉलो की जा रही है, फॉलो की जाती है। एक मदिया क्यानी को अगर आपने इतना पुश किया और इतना ज़्यादा आपने हर JIT के अंदर बिठाया और हर तरीके से उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो वैसे ही आपको बाकी भी मारो और भी जितने भी ऑफिसर्स हैं इन्वॉल्व हैं उन सबको बिठा के वैसे ही इंटरोगेट करना चाहिए। इस सारे केस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकतूल इंतजार अहमद के वालिद जनाब इश्तियाक अहमद साहब। इश्तियाक अहमद साहब,
पूरी कौम शर्मिंदा है, इंसाफ मिलता है, इंसाफ देर से भी मिलता है, लेकिन ये जो अब फैसला हुआ है ये बहुत बड़ा फैसला है, उन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया। आप बतौर वालिद इश्तियाक साहब, क्या आप इस फैसले से मुतमईन हैं? जिन लोगों को आप सजा दिलवाना चाह रहे थे, क्या ये वही लोग हैं जिनको सजा मिली है, या अभी आपको लगता है कि नहीं कसूरवार और भी हैं, उनको भी सजा मिलनी चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ कि जिन लोगों ने ये वारदात की है वो तो कम से कम अपने अंजाम को पहुंच गए। मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ, ठीक है, लेकिन मैं मुतमईन उस वक्त होऊंगा जब ये अमली जामा पहनेगा फैसला, क्योंकि अभी तो फैसला हो गया अदालतों ने और मैं इससे मुतमईन हूँ, लेकिन जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा, अभी तो ये अपील करेंगे, फिर हाई कोर्ट के ऊपर है, इसमें कोई गुंजाइश होगी तो हाई कोर्ट देखेगा, नहीं तो अपील मुस्तरद कर देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट है, इसके बाद फाइनल इनकी जो सज़ा बनती है वो सज़ा को पहुंचेंगे अमली तौर पर, तो मुझे इंसाफ मिल जाएगा। अभी मेरी अदालत ने मुझे इंसाफ दे दिया है, एटीसी कोर्ट ने जो है मुनसिफाना फैसला दे दिया है, तमाम शवाहिद को और तमाम मनाजिर को सीसीटीवी कैमरे ने जो महफूज किया था वो सब देख के उन्होंने अपना फैसला दे दिया है, जिससे मैं मुतमईन हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट का, कि उन्होंने ऐसे मुनसिफ और कम्पिटेंट जज तयन किए हुए हैं और आम आदमी को इंसाफ मिल रहा है। मुझे पहले भी पूरा भरोसा था अपनी अदालतों पर और अब भी है, और मेरे साथ बिल्कुल इंसाफ हुआ है, मैं इस फैसले से मुतमईन हूँ। अब रह गई बात कि पीछे कौन लोग थे। जाहिर है पीछे कुछ लोग होंगे, वो यही जानते होंगे, बेमकसद तो ऐसे नहीं इन्होंने मारा है, बाकायदा चेस किया है, प्लेन क्लॉथ में आए हैं, प्राइवेट व्हीकल में आए हैं, गाड़ी रुकवाई है, रुकी है गाड़ी, कट पे आके रास्ता ब्लॉक किया है, इसके बाद फायरिंग का तो कोई जवाब ही नहीं होता था। और दूसरी बात यह कि ये तो ACLC के एहलकार थे क्या, वो तो SSP मुकद्दस हैदर के एक गनमैन था, एक ड्राइवर था, उसका क्या काम इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने का? तो उसी की गोली से मेरा बेटा शहीद हुआ है। तो इस तरह से मैं मुकद्दस हैदर साहब को जिम्मेदार ठहराता हूँ कि ये उन्हीं के गार्ड और उन्हीं के गनमैन थे, उन्हीं का ड्राइवर और उन्हीं का गनमैन था। और दूसरी बात यह कि मुझे बड़ी मुश्किलात पेश आई हैं, क्योंकि पुलिस ही मुजरिम थी और पुलिस ही तफ्तीश कर रही थी, इसलिए जैसे वो मदिया क्यानी है मैं उसे शरीक जुर्म समझता हूँ, लेकिन चूँकि वो एक पुलिस ऑफिसर मरहूम की बेटी थी और एक पुलिस ऑफिसर की भांजी हैं, इस वजह से पुलिस ने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया और स्टार विटनेस में, आई विटनेस में उन्हें काउंट कर लिया। उनसे कोई ना तफ्तीश की, ना उनको हिरासत में लिया, ना उनसे कोई पूछगछ की। लिहाजा मेरा कहना यह है कि जहां पुलिस खुद जुर्म करे वहां पुलिस से तफ्तीश ना कराएं। ये कॉमन सेंस बनता नहीं है कि पुलिस ही जुर्म करे और पुलिस ही तफ्तीश करे। बहुत से इदारे हैं, FIA से करा लें, मिलिट्री इंटेलिजेंस से करा लें, IB से करा लें, इंटेलिजेंस ब्यूरो से करा लें, जुडिशल इंक्वायरी करा लें। अच्छा इश्तियाक साहब, जो मुकद्दस साहब यानी SSP मुकद्दस का नाम आप पहले भी लेते रहे हैं, तो क्या वजह है पुलिस से उनके खिलाफ तहकीकात क्यों नहीं की? और अगर नहीं की तो अदालत में जब केस चल रहा था तो क्या आपके वकीला ने पॉइंट आउट किया कि ये भी एक किरदार है इसका, इनको भी शामिल तफ्तीश किया जाए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो पुलिस तफ्तीश कर रही थी उससे तो 10 गुना बड़े रुतबे पे बड़े अफसरान बैठे थे, उनसे वो क्या तफ्तीश करती? यही तो मेरा मकसद है कहने का कि आप जुडिशल इंक्वायरी कराते या FIA से इंक्वायरी कराते तो वो इम्पार्शल होकर तफ्तीश करती। यहाँ पुलिस अपने अफसरान की क्या तफ्तीश करेगी? तफ्तीशी अफसर कहाँ और SSP कहाँ? तफ्तीशी अफसर SSP की क्या तफ्तीश करेगा? इश्तियाक साहब, जो JIT बनी थी उन्होंने भी इस पहलू पे तहकीक नहीं की। JIT बनाई गई थी लेकिन JIT में भी ये सुने, मेरी बात सुन लें, JIT बनाई गई थी, JIT में ये होता है कि एक पुलिस अफसर होता है। इस JIT में 2 क्यों थे भाई? सनाउल्लाह अब्बासी JIT के चेयरमैन थे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो इम्पार्शल भी थे, वो काबिल भी थे, अच्छे भी थे, मैं उनसे बिल्कुल मुतमईन हूँ, लेकिन आज़ाद खान को भी बिठा दिया गया था JIT के मेंबरान में। उनका क्या रोल था? उनको क्यों बिठाया गया था? जो बाकी मेंबरान थे वही तफ्तीश करते, जो ISI के थे, MI के थे, IB के थे, रेंजर्स के थे, मैं मुतमईन होता, और JIT के चेयरमैन सनाउल्लाह अब्बासी रहते। और ऐसा ही होता है कि एक ही पुलिस अफसर होता है।
यानी इश्तियाक साहब, आपका ये मौक़िफ़ है कि इंसाफ आपको मिला है और इस हद तक जरूर मिला है कि जिन लोगों ने बराह रास्त इस कार्रवाई में हिस्सा लिया था वो तो कैफिर किरदार तक पहुंचे, लेकिन जो इसके पीछे बैठे थे अभी उनको भी कैफिर किरदार तक पहुंचना चाहिए, उस हवाले से भी इंसाफ होना चाहिए। अभी आप एक हवाले से मुतमईन है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी यूं कह लें कि ये एक इंसाफ का पहलू बाकी रह गया आपके मुताबिक। पस पर्दा जो है वो यही बताएंगे, या इसकी फिर इंक्वायरी कराई जाए, जुडिशल इंक्वायरी या FIA से कराई जाए, या मिलिट्री इंटेलिजेंस कितनी अच्छी परफॉर्म देती है उससे कराई जाए। 4 दिन में सारा मोटिव और सारा मामला निकल आएगा कि क्यों मारा भाई। ये तो कंफर्म हो गया कि इन्होंने मेरे बेटे को शूट कर दिया, बेकसूर मासूम, ना उसके पास कोई वो था, उसकी गाड़ी उसके नाम पे रजिस्टर्ड थी, वो रुक भी गया था, दरवाज़ा खोलते आप उतार लेते उसको, अपनी तफ्तीश कर लेते। फिर कैसा डिकॉय ऑपरेशन था कि थाना दरक्षा भी लाइल्म था, दरक्षा थाने को भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। फिर कैसा डिकॉय ऑपरेशन था कि आप मार मूर के भाग गए, रेस्क्यू भी नहीं किया आपने। ये सारी चीजें कोर्ट में आई हैं सामने, आर्गुमेंट हुए हैं, जब कोर्ट्स में केस प्रूफ हुआ है तो सजा दी है। देखे ना, रेस्क्यू भी नहीं किया, पब्लिक में से किसी ने ठीक है, मैं एक दफा फिर शुक्रगुजार हूं, आपकी तकलीफ बहुत बड़ी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त यहां पर खत्म हुआ चाहता है, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।